गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपनी कक्षा 9 के लिए ये टॉपिक है परमाणु एवं अणु, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो परमाणु एवं अणु की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में कई सौ सालों पहले से मत चले आ रहे हैं। मत मतलब उसके बारे में लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है। तो उसके बारे में सबसे पहला प्रमाण तो ये मिलता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व भारतीय एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद नाम के एक दार्शनिक थे जिन्होंने ये बताया था कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ है, जब उसके टुकड़े करते हैं, उसको विभाजित करते हैं, तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और उसका जब और टुकड़े करते हैं तो वो और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन अंत में एक ऐसी सीमा आती है जिसके बाद में उस कण को और नहीं तोड़ा जा सकता और उसका विभाजन नहीं कर सकते। तो ऐसा महर्षि कणाद ने कहा था कि किसी भी द्रव्य पदार्थ के अंदर ऐसा एक कण अवश्य विद्यमान होगा जिसके फिर आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद में एक और हमारे भारतीय दार्शनिक थे जिसका नाम था पकुधा कात्यायान। उन्होंने भी इसी मत के बारे में और आगे अपने विचार प्रदर्शित किए थे कि कैसे किसी द्रव्य पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जब हम बात करें कहीं और की, भारत के अलावा कहीं और की बात करें, तो ग्रीक के दार्शनिक थे। कौन थे? डेमोक्रिट्स एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने भी इस बारे में यही बात कही थी कि किसी द्रव्य पदार्थ के टुकड़े करने पर वह छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और एक सीमा के पश्चात उन कणों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद में कई सालों तक, ये कब का है? 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद 18वीं शताब्दी आने तक किसी ने इस बारे में कोई प्रयोग नहीं किए, कोई बात नहीं की, और इनकी बातों को भी इतना सीरियसली नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने दार्शनिक विचार रखे थे। इनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रायोगिक सबूत नहीं था कि कैसे ये परमाणु या अणु हैं वो किसी द्रव्य पदार्थ में पाए जाते हैं। तो उसके बाद में 18वीं शताब्दी के लास्ट के समय, 18वीं शताब्दी के अंत में एंटोनी एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया था। उसने प्रयोग करके बताया था कि कैसे कोई द्रव्य या कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उसके हम नियमों के बारे में जानेंगे। कितने नियम दिए थे उन्होंने? 2 नियम दिए थे। उनका एक सहयोगी भी था, एंटोनी एल लवाइजिए का एक और सहयोगी वैज्ञानिक था जिसका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट। तो इन दोनों ने मिलकर 2 नियम दिए थे जो रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। रसायन विज्ञान को ये एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं ये 2 नियम। पहला नियम आता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई 2 अलग अलग तरह के पदार्थ या तत्व जब आपस में साथ में जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, सृजन मतलब ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है नया, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ना द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना नया द्रव्यमान बना सकते हैं। जो पहले से है वही रहेगा। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी क्रिया होने से पहले अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान है ना, तो बाद में भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपको हम कहें कि 1 लीटर पानी के अंदर आपने आधा किलो शक्कर को घोल दिया, तो अब जो घुलने के बाद में आपके पास में विलयन आया है उसका भार कितना होगा? दोनों का मिलाकर होगा ना तो उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। तो यही नियम आपको बताता है
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। दूसरा हमारा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। अब ये क्या नियम होता है? आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती है जो दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम यौगिक कहते हैं। यौगिक किसी दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के मिलने से, रासायनिक अभिक्रिया करने से यौगिक बनते हैं। तो उस यौगिक के बारे में ये नियम कहता है कि अगर आपके रासायनिक संयोजन से कोई यौगिक प्राप्त हो रहा है तो उस यौगिक में जो तत्व हैं उनकी द्रव्यमान संख्या एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होगी। क्या कहता है ये नियम? इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब स्थिर अनुपात का नियम हमने देख लिया। अब इसके दो एग्जाम्पल से हम उदाहरण से समझते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम कैसे लागू होता है। तो पहला हमारा उदाहरण है H2O मतलब पानी। पानी सबको पता है, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? आवर्त सारणी में आता है पहले नंबर पर और इसका द्रव्यमान भी होता है 1। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 अनुपात। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो द्रव्यमान इधर लिख देंगे ऑक्सीजन का 16। 2 अनुपात 16, जिसको हम अगर सिंपल करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1 अनुपात 8। मतलब जल का जब एक अणु बनेगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1 अनुपात 8 के रूप में रहेंगे। अब वो पानी H2O चाहे कहीं का भी है, पानी आपके घर का पानी है तो भी उसमें ये अनुपात सही रहेगा। अगर गंगा जी का पानी है तो भी उसमें यही अनुपात रहेगा। अगर तालाब का पानी है उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 अनुपात 8 ही रहेगा। चाहे अगर कहीं नाली का पानी है, कीचड़ का पानी है, उसका भी अनुपात हमेशा यही रहेगा। कितना? 1 अनुपात 8। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा NH3, जिसको हम कहते हैं अमोनिया। NH3 या अमोनिया। अमोनिया में पहला है आपका परमाणु नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 14, क्योंकि वो आवर्त सारणी में आता है 7 नंबर पर, ऑक्सीजन से 1 पहले, तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 14। हाइड्रोजन की हमने अभी देखी थी कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या 1 होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 3। अनुपात आ गया 14 अनुपात 3। मतलब आपको जो अमोनिया है NH3 वो कहीं से भी प्राप्त हो रही है, कैसे भी प्राप्त हो रही है, उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव 14 अनुपात 3 रहेगा, जो कि इस नियम की पुष्टि करता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये दोनों उदाहरण हमें बता रहे हैं कि ये नियम है वो हमेशा लागू होगा। आपके पास कोई भी यौगिक है ना, तो उसके अंदर जो 2 तत्व आपस में मिले हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल में तो वो जब मिल रहे हैं अलग अनुपात में मिल रहे हैं और घर पे जाके मिलेंगे तो अलग अनुपात में मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर 2 तत्व मिलकर यौगिक बना रहे हैं तो वो सदैव एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। समझ में आया? अब इसको आप एक बार देख सकते हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, तो आगे की जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।